ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रा खोड़ों का सलाम कबूल कीजिए। 7 मई का दिन आज अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आज से 7 महीने पहले 7 अक्टूबर को हमास ने कार्रवाई की थी। उसके बाद 7 माह में जो कत्ले आम हुआ है गज़ा में, उसके बाद ये अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रफ़ा पर इज़राइल की चढ़ाई होने जा रही है। बिल्कुल एक फेंट चांस है कि शायद कोई ट्रूस हो जाए। कायरो में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा हम FBR की भी बात करेंगे, जो नए नए आइडियाज़ लाते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले ज़िक्र आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो सब पे सारे मौज़ूआत पे भारी है, हावी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील थी लेकिन रिवीलिंग भी थी। खुलकर बात हुई आज सियासी उमूर पर, माशी उमूर पर और कुछ फ़ौजी उमूर पर भी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है कि शुरू जो हुई उसमें दहशत गर्दी के हवाले से बात थी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पर सुसाइड हमला हुआ मार्च में, उन्होंने कहा इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान में मिलते हैं। अफ़गानिस्तान अभी भी सेफ़ हेवन्स हैं वहाँ पर मिलिटेंट्स की, जिसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि जिस तरह फ़ौज को हमेशा सियासतदान सियासत में घसीट लाते हैं, इस तरह सहाफ़ियों से भी रहा नहीं जाता। उन्होंने सियासी सवालात शुरू किए। DG ISPR ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि मुझसे सियासी सवाल ना करें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलें आप कर रहे हैं तो थोड़ी इस पे बात कर ही लेते हैं। और जो सवालात हुए वो 9 मई के हवाले से हुए, और उन्होंने बेहतर समझा कि एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए जिसमें 9 मई के वाक़यात की जो याददाश्त है वो हमारे जहनों में दोबारा ताज़ा हो जाए कि कहीं हम उन वाक़यात को भूल ना गए हों। तो उन्होंने उस पर भी बात की। मौज़ूआत बहुत सारे सामने आए, लेकिन लुब्बे लुबाब उनकी बात का ये था, उनसे बार बार पूछा गया कि ये रोज़ TV चैनलों पे चलता रहता है कि जी डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा, बकौल उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इंतशारी टोला है उसके लिए रास्ता साफ़ है, उसे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, वादा करें कि नफ़रत की सियासत छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करना हमारा काम नहीं है, वो सियासी जो फोर्सेस होती हैं वो उनका काम है। तो काफ़ी सारे उसमें उनके जज्बात जो है वो क्लियर होकर सामने आ गए कि उनकी क्या सोच है। अडियाला जेल में जो कैदी हैं उनके हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, इलेक्शंस पर भी बात हुई। और उन्होंने वसत साहब बड़ा ही उन्होंने एक अपना तज्ज़िया पेश किया कि किस तरह वोट पड़े, उसका क्या मतलब है। वो जो खान साहब हैं उनका बयानिया ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट आया है, ज़ाहिर है कि PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीते हैं, ये हकीकत है। तो उसकी बुनियाद पे उनका एक थीसिस है कि जी 9 मई का जो बयानिया था वो 8 फरवरी का जो नतीजा है उसके अंदर गुम हो चुका है, तहलील हो चुका है। अच्छा, ये बड़ा शार्प जुमला है और लोग समझते भी हैं यार कहीं ऐसा है या नहीं है। इसलिए DG ISPR ने बहुत तफसील से आदाद व शुमार की मदद से जो है साबित करने की कोशिश की कि 8 फरवरी एक अलग चीज़ है और 9 मई एक अलग मुल्क है। बयानिया बनारों के साथ खड़ी, क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। सुना लग रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के एक आर्गूमेंट की हिमायत करता हूँ जी। अच्छा, उन्होंने एदाद शुमार पे मेहनत की और बताया कि अगर किसी को इतने % वोट मिले तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो वोट हैं, फर्स्ट पास द पोल जो सिस्टम है उसमें यही खराबी है कि मुझे पड़े 1 लाख वोट और आपको पड़ा 1,01,000 वोट, तो शाहज़ेब जिलानी MNA बन गए, तो बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनके इस बयान की रोशनी में, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, अगर सन 70 से आज तक देखूं तो कोई भी अवाम का नुमाइंदा आज तक इलेक्ट नहीं हुआ। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मगरबी पाकिस्तान में कितने वोट पड़े थे? 35-36%। तो बाकी जो थे 65%, उनके तो वो नुमाइंदे नहीं थे। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ को 1997 में 29% या 30% वोट पड़े थे। तो बाकी जो थे 70%, उन्होंने तो मियाँ नवाज शरीफ को नहीं चुना था, तो वो तो मतलब नहीं कर रहे।
तो इस लिहाज से तो ये बात ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने एक और चीज़ की कि जी 25 करोड़ पे ज़रब दे दी उन्होंने जी, कि 25 करोड़ में से अगर आप पीटीआई के 18 मिलियन वोट, 18 मिलियन कहे जो भी थे, उन्होंने कहा जी कि ये तो 7.5% बनते हैं, बिल्कुल है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार जो वोटर थे वो तो 25 करोड़ नहीं थे, वो तो 18 साल की उम्र जब तक आपकी ना हो आप एलिजिबल नहीं होते। तो 18 साल से नीचे वालों को भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो फिर तो 25 करोड़ बनते हैं, और फिर तो बिल्कुल 0.007%, मतलब। लेकिन इट्स फूड फॉर थॉट। जैगम खान हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि में उनको वैसे 99% वो जेन्युइन था, वो जैगम खान साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको सिर्फ ये बता दूँ ताकि आप भी थोड़ा संभल जाएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के कुछ लीडर्स आज टीवी चैनल पर आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की। तो ARY टीवी चैनल के 8 बजे के प्रोग्राम में जब सलमान अकरम राजा ने बोलना शुरू किया तो स्क्रीन कुछ ब्लैकआउट हो गई। हो सकता है कोई टेक्निकल मसला हो। इसी तरह से रऊफ़ हसन है पीटीआई के, उन्होंने भी जब कुछ बात करना शुरू की तो वहाँ पे भी कुछ मसला आ गया टीवी चैनल पे। तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए। लेकिन आपसे हम तज्जिया ज़रूर चाहेंगे कि आज जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, काफ़ी चीज़ों पे इबाम था, इसको आपने कैसे देखा? जी बिल्कुल शाहज़ेब, देखिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो क्लैरिटी आई वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो रिलेशंस हैं उसके बारे में जो हम सब स्पेकुलेशन कर रहे थे, और गुज़श्ता 1 महीने से, बल्कि जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है उस वक्त से जो बात आ रही थी, मेरे ख्याल उस पर काफ़ी सारी एक क्लैरिटी आ गई है। और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से भी एक जो बन गई अहम डेट, वो सिर्फ 2 दिन इसके बाद है, और इस 2 दिन में भी ज़ाहिर है हम देख रहे थे कि अब पीटीआई कहाँ पर खड़ी है। एक तो बात ये है, मेरे ख्याल में ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि जो इलेक्शन है 8 फरवरी है, उन्होंने 9 मई पे, उसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई को कम से कम मैंने तो पीटीआई को एक बड़ी हद तक राइट ऑफ कर दिया था। 9 मई की सुबह ही मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान ने पीटीआई को भाई की MQM बना डाला, क्योंकि उस दिन उस सुबह ही वाज़ेह हो गया था कि अब पीटीआई के साथ क्या मामलात होंगे। जिस हद तक 9 मई को बात चली थी उसी दिन ही, और फिर वही कुछ हुआ जो हम जिसकी तवक्को कर रहे थे, पार्टी के साथ वही कुछ हुआ और महीनों तक हुआ, और शायद MQM से कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 8 फरवरी को पीटीआई ने बाउंस बैक किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एक सूबे में हुकूमत भी बनाई। यहाँ तक तो बात ऐसी है कि इन दो चीज़ का ताल्लुक था। अगर इलेक्शन में उसके इस तरह से रिजल्ट ना आते तो 9 मई का जो बोझ था उसके पत्थर के नीचे से पीटीआई कभी ना निकल पाती। यहाँ तक तो है बात ठीक। अब अगली बात क्या है कि जो पीटीआई अस्यूम कर रही थी, जो लगता है इमरान खान अस्यूम कर रहे थे कि 8 फरवरी के नतीजे में जो उनको ताकत मिली है तो वो अपनी टर्म्स पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सिस्टम के साथ सुलह कर पाएंगे, नेगोशिएट कर पाएंगे। ये मेरा ख्याल है उनकी असम्पशन जो थी वो गलत थी। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने मिसरीड किया, वो इस चीज़ को मिसरीड किया कि शुरू में काफ़ी उनको रियायत मिली, उनके लोग बहुत सारे रिहा हुए, कुछ उनको ज़मानतें मिली, इमरान खान को जेल में कुछ सहूलतें मिली, KP की उनको गवर्नमेंट मिल गई, असम्बली में उनको अकामोडेट किया गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया। फिर कमेटियों में जहाँ पे कोई ऑब्लिगेटरी नहीं होता, लाजमी नहीं होता कि कमेटी में स्पीकर अकामोडेट करें, क्योंकि वो सिर्फ एक रिवायत बन गई है, लिखा हुआ कहीं नहीं है, वहाँ पे अकामोडेट किया गया। तो उससे भी शायद ये सोचा गया कि अब तो मामला हमारे लिए बहुत आसान है। और मुझे लगता है जो इमरान खान का उसमें उनका जो स्ट्रेटजी थी, जो तरीका था, वो ये था कि एक ट्रिमेंडस प्रेशर बिल्ड किया जाए इस इलेक्शन के बाद। एक तरफ इलेक्शन में हमने अपनी कामयाबी दिखाई है, दूसरी तरफ एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और उस प्रेशर को बिल्ड करने के साथ मुज़ाकरात का एक रास्ता खोला जाए और फिर अपने टर्म्स और मुज़ाकरात किए गए। लेकिन उसमें जो वाज़े तौर पर लगता है कि जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया उसका उल्टा असर हुआ है। और उसमें उसके जो प्रेशर बिल्डिंग की जो 2 चीज़ें हैं ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ जो उल्टी पड़ी हैं, एक तो पीटीआई की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, यानी उन्होंने अपने मसाइल को
पाकिस्तान के अंदर जो उनके सियासी मसाइल हैं, जो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उसको जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज किया, उन्होंने एक तो मीडिया में इंटरनेशनलाइज किया, बैनुल अक़वामी प्रेस में गए, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे जिसमें बराह रास्त अटैक है इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज के सरबराह पर अटैक है, और दूसरा वो बैनुल अक़वामी हुकूमतों और इदारों के पास गए। IMF पे उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की, उसको खत लिखा, कांग्रेस में उन्होंने एक हेयरिंग करवाने में कामयाबी हुई। एक ये बात, और मेरे ख्याल में उन बातों में से एक बात है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करती कि मुल्की मामले को इस तरीके से इंटरनेशनलाइज करके उन पे प्रेशर डाला जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो 9 मई का बयानिया बनाया है, यानी एक तो 9 मई ही एक ऐसी चीज़ बन गई है जो रेड हैरिंग है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा वाक़या इससे पहले हुआ नहीं था पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन उसके बाद जो 9 मई का PTI का बयानिया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फोर्सेस पर कि तुमने खुद अपने ऊपर हमला किया। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि शायद 9 मई तो पीछे चला जाता, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये उनके अपने फोर्सेस के डिसिप्लिन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही नाराज़ कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, और मुज़ाकरात का रास्ता तकरीबन बंद करके रख दिया है। और आज बड़ा वाज़े पैगाम था कि पहले आपको माफ़ी मांगनी होगी, मानना होगा कि आपने गलत किया, उसके बाद कोई बात बन सकेगी, और हम तो आपके साथ बात करने वाले नहीं हैं। अच्छा, बात करनी है तो इन्हीं सियासी जमातों। अच्छा, आप सियासी जमातों का आपने जिक्र किया, तो आपको पता है ज़ैगम साहब, यहाँ पर और कोई मिल ना चले तो रूमर मिल तो 24 घंटे चल रही होती है। और रूमर मिल में एक बड़ी चीज़ें आई हैं। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साबिक हमारे कॉलीग भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान इज इंचिंग क्लोजर टू रिलीज। एक ये बात हुई थी, ये चल ही रहा है, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है। और उसके साथ साथ जिससे भी बात करें वो कहते हैं कि जी हम आपको बताते हैं जून में या जुलाई में ना इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। मतलब इस तरह की बातें कि यार ये हट जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको ऐसे नहीं लगता कि हुकूमत वक्त के लिए अब थोड़ी सी स्पेस खुलती है? क्योंकि हमेशा जब बात होती है कि अगर इनको हटाएंगे तो फिर किसको लाना है, और तो कोई बचा ही नहीं है PTI के सिवा। आपको ऐसे लगता है ज़ैगम साहब? मुझे तो लग रहा था कि कोई राहत मिलेगी या इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा, खासतौर पे इमरान खान को कोई मौका मिलेगा। देखिए, मैंने जो चीज़ें आपसे अर्ज़ की हैं, जो रियायत PTI को मिल रही थी, मैं उसको इस तरीके से रीड कर रहा था कि एक स्टीम वाल्व जो है उसको खोला जा रहा है और सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यानी PTI को सिस्टम में शामिल किया जा रहा है, उसको एक लेजिटिमेट अपोजिशन बनने का मौका दिया जा रहा है, उसको एक सूबे में हुकूमत दे दी गई है, तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है विदाउट इमरान खान। ज़ैगम साहब सॉरी, आपको पता है कि पर इस वक्त सरकार की तरफ से एक इश्तिहारी मुहिम भी चल रही है, #9 May Never Again। तो हमें एक इश्तिहार की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और जैसे अभी ज़ैगम साहब कह रहे थे, पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, और अभी इसी वक्त एक PTI ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट एक स्पेस होस्ट कर रही है, ट्विटर स्पेस, जिसका टाइटल है 9 मई फॉल्स फ्लैग। DG ISPR साहब 9 मई फॉल्स फ्लैग, ये है इसका। और आपको ये भी मालूम है कि 9 मई को PTI ने मुल्कगीर मुजाहिरों का भी किया है। एक टर्म है आब एल मुझे मार, तो वो ज़ैगम साहब याद आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आब एल मुझे मार वाली तो बात है ही। मतलब 9 मई को जो किया गया उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से पूरे मुल्क में दर्जनों जगहों पर लाखों लोगों को एक ही वक्त में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के सामने मुजाहरा करने के लिए भेजा गया, जहाँ पे कोई राइट से निपटने का, हजूम से निपटने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ दाखिल होने वाले को गोली मार दी जाएगी। वहाँ पे संतरी को सिर्फ गोली चलाने की तरबियत दी जाती है। तो PTI को, इमरान खान को हमें बताना चाहिए कि क्या सोचकर हजूम को इतने कोऑर्डिनेटेड अंदाज में ऐसी जगहों पर भेजा गया था। अब फॉल्स फ्लैग का जो उनका बयानिया है वो ये है कि हमने तो भेजा था, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने गोली चलाई क्यों नहीं, तुमने इनको कुट्टा क्यों नहीं। जाहिर है आप फौज से ये तो नहीं कह सकते थे कि तुमने आंसू गैस क्यों नहीं फेंकी,
ये तो नहीं कह सकते तो तुमने लाठीचार्ज क्यों नहीं की। जाहिर है पुलिस की तो अपनी लिमिटेशन है, पुलिस से तो कंट्रोल नहीं होना था इतना बड़ा मजमा। यानी क्या आप पुलिस आप फौज से कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने गोली नहीं चलाई इसलिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था तुमने खुद किया, तुम्हारे लोग इसके अपने अंदर शामिल थे। ठीक है, फौज ने उसको अपने तरीके से निपटा। और देखिए इस तरीके से तो नहीं हो सकता था कि अगर इस तरह का प्लान था, हजूम आया तो वो उस पर फौरन ही उसके खिलाफ जो है वो फोर्स यूज करते और लीथल फोर्स यूज करते हैं बड़ी तादाद में, तो बहुत ही खतरनाक हो जाता। लेकिन ये जो बयानिया है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसी तरह से आ बैल मुझे मार है जिस तरह खुद 9 मई का जो वाकया था वो आ बैल मुझे मार है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये किसी और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि अजीब सा लगता है कि 9 मई को मुजाहरे और ये फॉर्स फ्लैग की बात जो है वो की जा रही है। पीटीआई की इस वक्त जो है क़यादत रुपोश है या जेल में है या मुकदमात में फंसी हुई है या इदारे उनके पीछे लगे हुए हैं। इस सिचुएशन की वजह से एक हेडलेस चिकन वाली सूरत हाल भी कभी कभी नज़र आती है, इसलिए कि कब ठंडा होना है, कब गरम बयान देना है। एक दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन होता है हम बात करेंगे, एक दिन होता है बात नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। फिर क़यादत के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि जी एक ने बयान ए दिया और दूसरे ने उसी की तरदीद में बयान बी दे दिया और फिर दोनों आया कि जी ये इनकी ज़ाती राय थी। इस तरह के जो चीज़ें वो हो रही हैं। अगर ये सूरत हाल हो तो उसमें इनकी जो बातें हैं उनको किसकी बात को कितना संजीदा लें या ना लें। देखिए हेडलेस चिकन वाली जो है उसकी तो सिंपल एक ही रीज़न है कि हमारी तमाम जो पार्टियां हैं उसमें अगर एक बंदा मौजूद ना हो जो मालिक होता है पार्टी का तो पार्टी हेडलेस चिकन होती है। आप पीपल्स पार्टी से जरा जरदारी साहब को एक तरफ कर दें, मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ साहब को अलग कर दें, या पीटीआई को जिस तरीके से आपने इमरान खान अलग किया, तो पार्टी तो हेडलेस चिकन हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी की फैसला साजी तो एक आदमी करता है जो पार्टी का मालिक होता है। यहाँ कोई जमहूरी सिस्टम तो है नहीं कि फैसला साजी जमहूरी तौर पर हो रही है। तो इस वक्त इमरान खान क्योंकि जेल के अंदर हैं, उनके साथ इजी एक्सेस नहीं है लीडरशिप की, ना उनको पूरी तरह से इनपुट मिलती है जिसकी बुनियाद पे वो फैसला कर सकें, और ना ही इस तरीके से मिलने की आज़ादी है कि वो फिर अपनी राय भी ठीक तरीके से दे सकें। तो ये जो डिस्कनेक्ट है एक तो सबसे बड़ी वजह ही है। आखिरी फैसला तो उन्हीं का ही होता है, आज भी उन्हीं का है, वो जो उन्होंने कहना है। एक बात अलबत्ता ज़रूर हो गई है कि कुछ उनके फैसलों पर खुशी खुशी अमल दरामद नहीं करते, कुछ अपना जो है ना वो पाँव रगड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि IMF को ख़त लिखने के मसले पर आप वाज़े तौर पर कुछ लीडरों ने, मसलन जफ़र साहब ने, उन्होंने तो खैर चेयर बनने से भी इनकार कर दिया, ख़त लिखने से भी इनकार कर दिया, फिर रऊफ़ हसन साहब ने उनके ज़रिए ये काम कराया गया। तो कुछ काम वो नहीं करना चाहते, नहीं मानते, लेकिन अमूमी तौर पर फैसले का हक तो उन्हीं का है। अब जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, अब जाहिर है इनमें मुख्तलिफ तरीके के ग्रुप्स हैं। बहुत से लोग हैं जो पहली दफ़ा अभी सियासत में आए हैं, जिनका अपना जो बैकग्राउंड है वो वकालत की पॉलिटिक्स का है, तो वो सब नौ आमोज हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गई इस वजह से कि पीटीआई से इतने लोग छोड़कर चले गए थे और उन्होंने वकीलों को टिकटें दी उसको कवर करने के लिए। तो एक तो पूरी वकला बिरादरी आई हुई है जिनका सिर्फ वकला की पॉलिटिक्स का तजर्बा है, और जाहिर है उनसे जो दूसरे पुराने सियासतदान हैं वो रिजेंट भी करते हैं कि ये लोग जो हैं घुसपैठी हैं, एकदम से आ गए हैं और ये ताकत भी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जाहिर है इसके अंदर सोच का भी फर्क है कि एक तो वो कोर है जो लड़ने को तैयार है, लेकिन बहुत से सियासतदान वो हैं जो ये समझते हैं कि हमें उस तरह का झगड़ा जो है वो नहीं करना चाहिए, हमें सुलहजुई की तरफ जाना चाहिए। तो एक अंदर आपको ओपिनियन का फर्क नजर आता है, लेकिन शाहजेब फाइनल फैसला खान साहब उस बंदे ने करना है जो जेल में बैठा है। अगर उसको फैसला साजी की जो पूरे हालात जो हैं वो मुयस्सर हों तो शायद पीटीआई हेडलेस चिकन ना लगे हमें। अच्छा ज़ैगम साहब, थोड़ा सा इसको अगर हम जूम आउट करके देखें, इस साल के दौरान हमने देखा कि हम काफ़ी लोगों को ये क्लियर है कि ये जो महाज़ाराई है ये हमारे फ़ौज और पीटीआई के दरमियान है, लेकिन फिर भी हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है या लाई गई है इसका क्या रोल बनता है, ये क्या कर सकती है, इसके पास कितना रूम है मनूवर करने का। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी वाज़े हो गया कि ये बिल्कुल हेल्पलेस हैं, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते
अपोजिशन के साथ मामला तय करने के लिए? देखिए, इन्होंने आज अपने दरवाजे बंद करके दबालें डाली होंगी। वो जो चाहते थे वही कुछ हुआ है। बिल्कुल, खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज वाले जो चाहते थे, पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे, पीटीआई वही कुछ कर रही है जो ये लोग चाहते हैं। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इनकी सुलह हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज बहुत पहले से वो तहिया कर चुकी है कि हम इस रास्ते में नहीं रुकेंगे, बल्कि आपको याद हो ये तय हो चुका था और हमारे राना साहब ने तो कह ही दिया था कि अब या वो बचेंगे या हम बचेंगे। ये एक जीरो सम गेम बन चुकी थी, बहुत पहले बन चुकी थी, और इसको खुद पीटीआई ने, इमरान खान ने बना दिया था। और मुस्लिम लीग नवाज भी इस नतीजे पर पहुंची थी कि अगर पीटीआई आती है, इमरान खान को मौका मिलता है, तो हम नहीं बचेंगे। तो उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि अब हम भी उसी तरीके से खेलेंगे, लेकिन खुद ये कुछ ना कर पाते। अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ती तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नवाज लड़ पाती। पीपल्स पार्टी तो वैसे भी लड़ने को तैयार नहीं थी, वो अपने सिंध के किले में जाके पनाह ले लेती। लेकिन क्योंकि अब ये मामलात आ गए हैं तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। उनको वो उनकी जो नामकबूलियत के हालात हैं, वो खुद से नहीं लड़ सकते पीटीआई के खिलाफ, खुद से नहीं लड़ सकते इमरान खान के खिलाफ। उन्हें इस वक्त सहारा चाहिए। उनकी उम्मीद ये है कि सहारे में उनको इतना वक्त मिल जाएगा कि पीटीआई का मजीद को रगड़ा निकल जाएगा और उनको मकबूलियत वापस लेने का एक चांस मिल जाएगा। तो मैं हेल्पलेस होना अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे हेल्पलेस होने की कोई बात नहीं है। वो यही कुछ चाहते थे, वो खुश हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन। ज़ैगम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने इस तस्वीर में हमारे नेपोलियन ने कहा था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है ना, इनके लिए स्पेस खुली है। और ये जो आप अब देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी जो राना सनाउल्लाह के बयानात आते हैं मोहसिन नकवी के बारे में, फैसल बावड़ा के बारे में, ये इस तरह की बातें कर सकते हैं कि शायद हम ओवर टाइम थोड़ी सी स्पेस क्लॉ बैक कर लें। मियां नवाज शरीफ का हमेशा यही स्ट्रेटजी रही है। और वो टाइम और स्पेस इनको अब मिल रहा है, स्पेशली जो अभी 2 दिनों में जो होने वाला है ना, इनके मुजाहरे चल रहे हैं, अभी से स्पेसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई नेगोशिएशन या कोई डील का मेरा ख्याल है जो आपने बात की और ज़ैगम साहब ने भी एग्री की, ये सारा मामला वही है, आ बैल मुझे मार। अब कौन समझाए, कई बार मारी है बैल। मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रही बात। बहरहाल ये मामला चलते रहेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे टैक्स उमूर पर। एक बच्चे ने एक बड़े से पूछा, ये जो सामने खेतों में बगले बैठे हुए हैं, मैं पकड़ना चाहता हूँ, इसकी क्या तरकीब है? तो बड़े ने कहा कोई मसला नहीं है, तुम ऐसा करो, चुपके से पीछे पीछे से होके जाओ रेंगते हुए, और साथ में जो है एक मोमबत्ती ले जाना, और जैसे ही बगले के करीब पहुँचो सर पे रखना, मोमबत्ती जलाना, तो वो जो पिघलती हुई गोंद है, मोम है, उसकी आंखों में पड़ेगी और पकड़ लेना। तो बच्चे ने कहा जब मैं इतना करीबी पहुंच जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट गर्दन में क्यों नहीं हाथ डाल सकता? कहने लगे ये भी कर सकते हो, लेकिन फिर ये उस्तादी तो ना हो। तो एफबीआर आजकल जो टैक्स जमा करने में ज़ाहिर है वो नाकाम है, बजट सर पे है, अहदा पूरे करने हैं, तो इस परेशानी के आलम में जो उसकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो बड़ी जम के जो है सामने आ रही है। और ताज़ा तरीन ये है कि अगर जो टैक्स नहीं दे रहे लाखों लोग, उनकी सिमाई बंद कर दी जाए। इस पे मैं आता हूँ कि इसके पीछे इसकी रूह क्या है, इस फ्रस्ट्रेशन की एफबीआर की। मैं एक बैकग्राउंड जो है आपको पहले इसका बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसमें रिटेल और होलसेल जो सेक्टर है उसका हिस्सा 18% है, लेकिन जो टैक्स जमा होता है इन सेक्टर से वो सिर्फ 4% है। अच्छा, 2019 से अब तक इन दोनों शोबों को, रिटेल को भी और होलसेल को भी काबू में लाने के लिए 3 बार बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं। इंसेंटिव दिए जाते हैं, खुशामद की जाती है, और हर मर्तबा ताजिर बरादरी की चीखों पुकार से घबरा के जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं यार ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो पीछे हट जाते हैं। हालांकि एफबीआर बेचारी जो है उनसे ये नहीं पूछती कि भैया तुम कितना कमा रहे हो या कितना टैक्स दे रहे हो, वो सिर्फ ये कहती है कि यार तुम ऐसा करो, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर अपना जो है हमें फॉर्म पे लिख के दे दो, मोबाइल नंबर, हालांकि ये खुद भी कर सकती है एफबीआर, शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से मिलकर ले सकती है, लेकिन उस्तादी तो ना हुई ना, वो डायरेक्ट उनसे पूछती है कि यार ऐसा करो, शनाख्ती कार्ड नंबर सिर्फ हमें तुम्हारा चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, किस कंपनी का मोबाइल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम्हारा जो बिजली का कंज्यूमर मीटर नंबर है वो क्या है।
तो हम लेकिन आमदनी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ताजिर के ओहो सानू नेट में लाने की कोशिश कर रहे हो, नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मुल्क में 35 लाख थोक और परचून के कारोबारी हैं, उसमें से सिर्फ 3 लाख सालाना अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को हर साल 400 अरब से 500 अरब के दरमियान जो टैक्स कलेक्शन है उसकी वो कम हो रही है, और ये अल्लाह जाने कितनी बड़ी रकम होती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि 500 अरब कितने हो गए होंगे। अच्छा, फाइलर जो है, कितना प्यारा मुल्क है, आसान मुल्क है। जो फाइलर है उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो है 0.1%, और जो नॉन फाइलर है उस पर है 0.2%। और ये नॉन फाइलर का सीन क्या है? अच्छा, हाँ, ये नहीं मतलब ये हमारे जैसे मुल्कों में ये कैटेगरी है ना, कैटेगरी है क्यों? हालांकि वो टैक्स डिफॉल्टर है, सीधा सीधा उसको पकड़ो। नॉन फाइलर, हाँ, तो याद नहीं एक दफा वो कह रहे थे कि यार नॉन फाइलर ना अब अच्छा, वो जहाज में खड़े हो गए सफर करेंगे, अब मतलब इस तरह की बात। लेकिन ये उस्तादी तो ना हो, अगर पकड़ ले, अगर पकड़ ले। अच्छा, 0.2% है यार, वो भी नहीं देते, 0.2% भी नहीं देते। तो FBR ये चाहता है, तंग आके उसने तजवीज़ पेश की है कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना, ऐसे तो नहीं बाज आएंगे। अगले बजट में जो विद होल्डिंग टैक्स है इन पे, नॉन फाइलर्स पे 10% कर दिया जाए, सीधा सीधा 0.2 से बढ़ा के 10% कर देते। किसी ने कहा यार बात सुनो, उनका क्या बिगड़ जाएगा, वो जो हैं वो दुकानदार को शिफ्ट कर देंगे उसी प्राइस में जमा करके, और दुकानदार मेरी तेरी जेब से वो टैक्स ले लेगा। तो व्हाट इज द पॉइंट 10% करने का? लेकिन वो हाँ यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर ये है कि हुकूमत ने अभी ताजिर दोस्त स्कीम शुरू की है। ताजिर ने कहा नहीं, दोस्ती नहीं करनी कि ताकि 35 लाख जो ताजिर और मैन्युफैक्चरर हैं उनको टैक्स नेट में लाए। 30 अप्रैल डेडलाइन दी गई, इसके बाद सख्त किस्म के इक़दाम किए जाएंगे। आपको पता है 30 अप्रैल तक कितने ताजिरों ने खुद को रजिस्टर कराया था? एनी आइडिया, एनी गेस? 1000, 3000, 10,000, 100। बहुत खूब। अच्छा, ये 100 कौन है? अच्छा, लेकिन मुझे खदशा है कि उसके बावजूद अगले बजट में जो है विद होल्डिंग टैक्स शायद 10% तो नहीं, 8%, 7% हो सकता है। FBR कोशिश करे। अच्छा, फिर आखिरी जो हरबा था कि 29 अप्रैल को FBR ने अचानक ऐलान किया कि जो 5,06,671 नॉन फाइलर्स हैं जिन्होंने पिछले साल फाइल नहीं किए रिटर्न्स, उनकी सिमें ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, मगर ये ब्लॉक जो है वो FBR तो नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से उन्होंने कहा कि यार आप हमारी कुछ मदद करें। तो वो भाई क्या कह रहे हो? अच्छा, इस दौरान जो टेलीकॉम सेक्टर है उन्होंने एक इज्तिमाई दरख्वास्त दी PTO को कि भाई साहब हमारी तो ये बात नहीं सुनेंगे, आप ही समझाएं, आप थोड़े से बाइख्तियार हैं। ये जो है उन्होंने ख़त में लिखा कि जिस कानून के तहत हम इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, इस कानून में बिला किसी ठोस जवाज़ के सारिफ को पेशगी इत्तला दिए बगैर सर्विस मुनक़ता नहीं की जा सकती, ये एक फिर जुर्म करार पाएगा। अच्छा, सारिफ हमारे खिलाफ अदालत में चला जाएगा। बिल्कुल, कि यार ये क्या मतलब है, किस बुनियाद पर? कंज्यूमर एक्ट जो है वो हरकत में आ सकता है, अदालत भी पूछ सकती है कि भाई साहब किस बुनियाद पे आपने इसकी सर्विस जो है महदूद की है। तो हम पे फिर अगर कोई जुर्माने लगे वो कौन देगा? और जुर्माने भी भारी किस्म के लगते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, ख़त में कहा गया है, जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कि FBR जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को बीच में लाए बगैर अगर डायरेक्ट उन पे हाथ डाले तो इसमें रुकावट क्या है FBR को? जब उसे ये तक पता है कि 5,06,335 लोग जो हैं वो हैं, तो उन पे डायरेक्ट क्यों नहीं जाती? पिछले हफ्ते मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक 9,000 पेज की PDF भेजी है, जिसमें उन तमाम नॉन फाइलर्स के नाम हैं और डेट है जिनके सिम्स ब्लॉक होने थे। तो यहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोटेक्शन हो अच्छा गया। वो सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। अच्छा, अब जो बड़ी जो सेक्टर्स हैं जिन पर हाथ नहीं डाला जाता, मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाह रहा हूँ उनके बारे में। हमारे यहाँ एक सूबा है पंजाब जी, जिसकी आबादी है मेरा ख्याल है 10 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, भारत में एक शहर है चेन्नई जिसकी आबादी है तकरीबन 1 करोड़। आपको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स, अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, शहरी प्रॉपर्टी टैक्स चेन्नई की एक शहर की
हमारे पूरे पंजाब से ज़्यादा है। I won't be surprised. यू वोंट बी सरप्राइज ना। अच्छा, फिर हम आते हैं ज़राअत की तरफ, और ज़राअत के मैं जानता हूँ कि और बड़े मसले मसाइल हैं। गंदम के क्राइसिस पर हमने 1000 दफ़ा बात की है। 20% मतलब 5वां हिस्सा GDP का ज़राअत है। नेशनल टैक्स रेवेन्यू पता कितना आता है ज़राअत से? 1% से कम, 1% से कम। अच्छा, वो एक अलग बात है कि यहाँ पर जब आपसे वो चूसते हैं ना टैक्स, वो डायरेक्टली नहीं चूसते, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से चूसते हैं। तो आप वसत करोड़पति हैं, मेरे पास बैंक में 10,000 रुपए भी नहीं है, हम अगर कोई माचिस खरीद रहे हैं, हम दोनों पर एक ही टैक्स लागू है। तकरीबन 60 से 70% जो टैक्सेस 80% इनडायरेक्ट, ये भी आप कह सकते हो, ये ऊपर नीचे जाता रहता है। आदाद शुमार का आपको पता है हमारे पास एग्जैक्ट कभी होते नहीं है, वो इनडायरेक्टली निकलते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार गेम होती है फिर, क्योंकि आपकी सारी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट, मतलब कंजम्पशन पे। ठीक है, मैं टॉयलेट पेपर खरीदूंगा, मुझे टैक्स देनी है, मैंने पानी की बोतल खरीदनी है, मैंने टैक्स देनी है, आमदनी मेरी जितनी भी हो, राइट। और क्योंकि हम इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाते हैं, तो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनके पास इंसेंटिव ही नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करें। एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड बैंक की कि अगर आप 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओगे तो लोकल मार्केट में माल बेचने की का मुनाफा 40% बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि बाहर का माल महंगा है, तो आपको यहाँ पर जो लोकल पर जो प्रोडक्शन होती है उसको आपको अपनी क्वालिटी भी बेहतर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, फिर डॉलर भी नहीं आते, और ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं है, आपकी पॉलिसीज है। लेकिन बिल्कुल जी हाँ, आप नॉन फाइलर के सिम्स को कैंसिल कर दें, इससे सारा मसला हल हो जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो रफ़ा में क्या सूरत हाल है, गज़ा में क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे।